हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का गणित विषय का चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2 बताऊंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है और आसान विधि से बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए इस चैप्टर में टोटल 10 सवाल हैं और 10 सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए फर्स्ट सवाल जो है 1 नंबर में, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि इसमें एक चर होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी को x मान लें और किसी को y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4, या यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो हम कभी कभार मानते हैं x और y मान लेते हैं, लेकिन इसमें एक ही चर मानना है, या तो x ही मानना है या तो y। 2 चर मानेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। चलिए इसको बनाकर हमको बताते हैं। देखिए सवाल में जो पूछा गया सबसे पहले उसी को मान लेंगे। यहाँ पर दिया गया है संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, संख्या को x मान लिए, आप y भी मान सकते हैं या कोई भी चर राशि एक मान सकते हैं। तो देखिए संख्या को x मान लिए। अब बोल रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से, अब प्रश्न में चलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का आधा क्या होगा, उसमें 2 से भाग देंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। मतलब 4 का आधा 2। तो किसी संख्या x मान लिए, अब संख्या का आधा तो इसमें 2 से भाग देंगे, संख्या का आधा हो गया। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। संख्या का आधा कर दिए, अब इसमें से 1/4 घटा देते हैं। जो बता रहा है वो करते चले जाए। सबसे पहले क्या बोला, किसी संख्या के आधे में से, तो देखिए यहाँ पर आधा कर दिए, 2 से भाग दिए, आधा हो गया। अब बोल रहा है 1/4 घटाया जाए, तो 1/4 घटा दिए, तो हमें घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। आधे में से 1/4 घटाएंगे तो 1/8 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए समीकरण बन चुका है। 1/4 घटाए 1/8 आ गया। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको कई विधि से। देखिए यहाँ देखिए 2 और 4 का लघुत्तम ले लेते हैं, भिन्न का घटा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 तो 2x, 4 इकाई 4 तो -1 बराबर 1/8। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तिरछी गुना करेंगे तो 2x - 1 जो है 8 से गुना हो जाएगा। तो 2 8 16x माइनस 1 गुना 8 बराबर 4 गुना 1 4। अब देखिए ये -8 है, हमेशा अचर पद जो है अचर पद के तरफ जाएगा। तो 16x बराबर लिखेंगे तो 4 है, ये -8 है, उधर जाएगा +8। हमेशा चिन्ह चेंज होता है। पहला वीडियो में आप देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो प्लस जो रहता है बराबर के उस पार माइनस, माइनस जो रहता है बराबर के उस पार प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो गया। और ये देखिए 16 और x में गुना का संबंध, हमको x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर गुना का संबंध रहेगा। तो 16, यहाँ पर x उधर भेज देंगे बराबर के उस पार, x बराबर 8 4 12। यहाँ देखिए 16 गुना में है तो भाग में चला आएगा 16। तो x बराबर 12/16। तो देखिए x बराबर 12/16 हो गया। 16 गुना में था, इसको भाग में कर दिया, 8 4 12/16। अब इसको काट देते हैं। 12 जो है 3 से, 3 चौक 12 और 16 जो है 4 से, 4 चौक 16। यहाँ पर काट दिए। अब x बराबर जो हमको प्राप्त हुआ वो है 3/4, अर्थात वो संख्या जो हमको ज्ञात करना था वो 3/4 है। चलिए इसके आंसर का जांच कर लेते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 2.2 का 1 का आंसर 3/4, हमको वही प्राप्त हुआ 3/4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई की और चौड़ाई की अंतर 5 है, 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, आप चौड़ाई भी मान सकते हैं और लंबाई भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर
x। आयत की लंबाई x मान लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बता रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। चलिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर करते हैं। लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 5 है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई ज्ञात करना है तो लिखेंगे, चौड़ाई को उधर भेज देंगे। तो लंबाई बराबर 5 प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई ज्ञात करना है तो चौड़ाई बराबर लंबाई, 5 को इधर भेजेंगे तो -5। चौड़ाई बराबर l माइनस 5 आया। l क्या है? l को हम x माने हैं तो x माइनस 5 लिख सकते हैं। चौड़ाई बराबर x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर इसमें परिमाप 110 मीटर दिया गया है। अगर क्षेत्रफल दिया रहता तो क्षेत्रफल लिखते, तो परिमाप दिया गया है। परिमाप बराबर 110 मीटर। तो परिमाप अगर दिया गया है तो परिमाप का ही सूत्र लगा देंगे। तो आपको पता होगा आयत का परिमाप बराबर सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 110 मीटर है तो इसको लिख लेते हैं 110 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है x प्लस चौड़ाई कितना है x माइनस 5। अब देखिए 110 मीटर बराबर 2 x प्लस, और ये ब्रैकेट को तोड़ने के लिए इस प्लस से दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो प्लस को x से गुना करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस गुना प्लस x, और प्लस गुना माइनस 5 है तो 5। अब फिर ब्रैकेट बंद। तो 110 मीटर बराबर 2 इंटू ये x और x को जोड़ेंगे तो 2x माइनस 5। अब ये 2 से दोनों में गुना कर देंगे। तो 110 मीटर बराबर 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 2 दूना 4x और 2 गुना 5 तो -10। 5 गुना 10 होता है 110 मीटर। अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा मतलब 4x माइनस 10 को इधर और 110 को उधर बराबर 110 मीटर। अब सीधा किए तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब ये जो 10 है इसको उधर भेजेंगे तो 4x बराबर 110 मीटर। यहाँ देखिए 10 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, प्लस 10 तो 4x बराबर 120 मीटर। अब यहाँ देखिए 4 गुना में है तो x का मान निकालने के लिए भाग में भेजेंगे। x बराबर 120/4। अब इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 30 बार में कट जाता है। तो x बराबर हमें 4 प्राप्त x बराबर हमको 30 प्राप्त होता है। x बराबर हमको 30 प्राप्त होता है, 30 मीटर। तो 30 x हम किसको माने थे? लंबाई को। तो आयत की लंबाई हमको 30 मीटर आ गया और चौड़ाई को x माइनस 5 माने थे तो x माइनस 5 मतलब x बराबर 30 आया। तो 30 माइनस 5 मीटर, 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 मीटर। लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर आ गया। यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन 3 में देखिए प्रतिशत निकालना है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, अर्थात चीनी की मूल्य जितना थी उसमें 25% की वृद्धि हुई। वृद्धि होने पर अब जो है चीनी 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है। अर्थात पहले कितना था वो मालूम नहीं है, लेकिन 25% वृद्धि होने के बाद अब जो है 1 किलो चीनी 32 रुपया में मिलती है। तो प्रारंभ में चीनी कितने रुपया किलो थी वो ज्ञात करना है। जो पूछा है प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था, तो जो पूछा गया है उसी को मान लेंगे। प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए माना कि प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य x रुपया था। अब देखिए 25% वृद्धि हुई है, मतलब जितना था उसका 25% वृद्धि हुई है। तो पहले कितना था x, प्रश्न से अब चलेंगे। प्रश्न से पहले कितना था x, अब जितना वृद्धि हुआ है, अब मान लीजिए चीनी का मूल्य पहले 10 रुपया होगा, तो अगर 5 रुपया वृद्धि हुआ है तो उसका 10 में ना 5 जुड़ेगा, जो पहले था उसमें जो वृद्धि हुआ वो जुड़ेगा। मतलब x था, x का कितना प्रतिशत वृद्धि होता है? चीनी में 25% की वृद्धि होती है। तो पहले जितना था वो प्लस 25% वृद्धि होती है, तो x का 25%। अब वृद्धि होने के बाद चीनी का कितना, 1 किलो चीनी का मूल्य हो जाता है 32। फिर से देखिए समझते हैं। चीनी का मूल्य x था लिख लिए। अब 25% वृद्धि हुई, तो दोस्तों जितना वृद्धि हुई है वो पहले जितना था उसमें न जुड़ाएगा। अगर मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य 10 रुपया था, 5 रुपया वृद्धि हो गया, तो 5 रुपया वृद्धि होने के बाद वो 5 जो है 10 में जुड़ेगा। तो अब चीनी कितना मिलेगा? 15 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले 10 था, अब 5 वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार पहले x था, अब x का 25% वृद्धि हुआ है, तो x प्लस x का 25%। अब कितना में मिलता है? 32 में। अब देखिए x प्लस x का 25%, तो x का मतलब गुना 25
और प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 मतलब बट्टा में 100 गुना 1/100। प्रतिशत में क्या होता है, जब प्रतिशत का चिन्ह रहे तो 1/100 होता है गुना बराबर 32। ये देखिए 25 गुना में है तो इसको काट सकते हैं, 25 चौक 100, 4 आ गया। तो x बराबर x प्लस x, यहाँ देखिए 4 बट्टा में है तो बटा 4 बराबर 32। यहाँ इसके बट्टा में 1 करेंगे और 4 1 का, यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ हो रहा है, 4 1 का लघुत्तम लेंगे तो 4 1 से 4 में भाग देंगे, 4 बार में लगता है तो 4x प्लस 4 इकाई 4x बराबर 32। ये देखिए भाग में है, बटा में 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तिरछी गुना, तो 4x प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो 4x प्लस x हो जाएगा बराबर 4 को 32 से करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 128 हुआ। 4x और x को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 128। देखिए 5 गुना में है, भाग में चला जाएगा, x बराबर 128/5। अब इसको काटते हैं तो x बराबर 5 दूना 10, उसके बाद तो काटने के बाद 25.6 आ जाता है, x बराबर 25.6 रुपया। तो x माने थे चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25 रुपया 60 पैसा था। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है, मतलब 2 कलम है, 2 विभिन्न मूल्य वाली। जैसे कि मान लीजिए 2 पेन है, विभिन्न मूल्य वाली, एक महंगी हो गया और एक सस्ती हो गया, तो दोनों मिलाकर कुल मूल्य 60 रुपया का है। 35 कलम है जिसका कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, मान लीजिए ये सस्ती कलम, इसका मूल्य 1.5 रुपया है, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, और मान लेते हैं ये महंगी कलम है और इसका मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि महंगी कलमें कितनी खरीदी गई। हमको कोई संख्या नहीं दिया है कि महंगी कितनी थी या सस्ती कितनी थी। यहाँ पर दोनों मिलाकर टोटल 35 कलम है और दोनों का कुल मूल्य 60 रुपया है, सस्ती 1.5 में और महंगी 1 में। तो चलिए जो पूछा गया उसी को मान लेते हैं, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं, माना कि मान लीजिए महंगी कलम की संख्या x है। अब 2 कलम है, दोनों मिलाकर कलमों की संख्या 35 है। अब मान लीजिए 2 व्यक्ति है और दोनों मिलाकर, दोनों के पास मिलाकर कुल 100 रुपया है। अगर एक के पास 15 रुपया है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो क्या करेंगे 100 में से 15 घटा देंगे तो दूसरे के पास कितना होगा, 85 होगा। मतलब दोनों मिलाकर 100 है, अगर एक के पास 15 है तो दूसरे के पास 85। कैसे आया, 100 में से 15 घटा दिए। मतलब महंगी और सस्ती कलम मिलाकर टोटल 35 कलम है। टोटल देखिए यहाँ पर 35 कलम है, तो अगर महंगी कलम x है तो सस्ती कलम कितना होगा, 35 माइनस x। टोटल में से x महंगी वाली घटा देंगे तो सस्ती कलम हो जाएगा, सस्ती कलमों की संख्या बराबर 35 माइनस x। अब चलते हैं प्रश्न से दोनों मिला करके x महंगी कलम है तो महंगी कलम देखिए यहाँ पर महंगी कलम 2 रुपया में मिलता है, तो x में 2 से गुना कर देंगे, 2 से प्लस दोनों मिला करके। अब देखिए सस्ती कलम 35 माइनस x है तो 35 माइनस x। सस्ती कलम 1.5 रुपया में मिलता है, तो देखिए 1.5 रुपया में, तो 1.5 से इसमें गुना कर देंगे, 1.5 से बराबर दोनों कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। मतलब महंगी वाली 2 रुपया, सस्ती वाली 1.5 रुपया, दोनों मिला करके टोटल 60 रुपया है। देखिए सस्ती वाली 2 रुपया में मिल रहा था, महंगी वाली 2 रुपया में मिल रहा था, 2 से गुना कर दिए। प्लस क्यों किए, क्योंकि दोनों कलम मिलाकर टोटल मूल्य दिया है इसीलिए प्लस किए। अब देखिए सस्ती वाली 1.5 रुपया में मिल रहा था, सस्ती की संख्या 35 माइनस x था, इसीलिए 1.5 से गुना कर दिए। अब कुल मूल्य 60 है। अब चलिए समीकरण को सॉल्व करते हैं। x को 2 से गुना करेंगे, 2x प्लस 35 को 1.5 से गुना करेंगे और फिर x को 1.5 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 35 को 1.5 से गुना करने के बाद 52.5 आया 35 को 1.5 से। अब माइनस x को 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5x, 0 नहीं दिए क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए 2x प्लस 52.5 माइनस 1.5x बराबर 60। अब जो है 2x में 1.5x को घटा देते हैं, 2x माइनस 1.5x बराबर 60 को लिखेंगे। अब देखिए प्लस में 52.5 इधर है, बराबर के उस पार अचर पद को भेजेंगे तो माइनस 52.5। हमेशा अचर पद को अचर पद की तरफ भेजते हैं, भेज दिए।
2 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। अब देखिए x है तो x बराबर 60 में से 52.5 को घटाएंगे तो 7.5 बचेगा, 7.5 बचेगा। आप घटा सकते हैं इसको, 60 में से 52 को घटाएंगे 8 बचेगा, 8 में से फिर 5 को 0.5 को घटाएंगे तो 7.5। देखिए 0.5 गुना में है x के, x का मान ज्ञात करने के लिए भाग में भेजना पड़ेगा, तो x बराबर 7.5 बटे 0.5 भेज दिए। ये पॉइंट एक अंक के बाद इधर भी है इधर भी है तो दोनों उड़ जाएगा, कट गया। अब देखिए क्या बचा 75/5। अब इसको काट दीजिए, 15 बाद में कट गया, अर्थात x का हमें 15 प्राप्त हुआ। मतलब महंगी कलमों की संख्या 15 थी। दोस्तों समीकरण बन गया तो समझिए सवाल सॉल्व हो गया। आसानी से कलम की संख्या x माने, दूसरी 35 - x हो गया। इस प्रकार से समीकरण बना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है त्रिभुज के बारे में। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोनों ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री का होता है। कोई भी त्रिभुज हो, जैसे कि त्रिभुज लिए, अब ये तीनों कोण का, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोनों का योग मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में, अनुपात में है। जब भी कोई अनुपातिक क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, अनुपात का गुणांक मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर x। अनुपातिक गुणांक x मान लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज के 3 कोण है, तो सबसे पहले हम पहले कोण को a मान लेते हैं। कोण a बराबर, यहाँ देखिए 2 है, अनुपातिक गुणांक x माने हैं तो 2x हो जाएगा। दूसरा कोण देखिए, दूसरा को b मान लेते हैं, b बराबर देखिए 3 है तो 3x हो जाएगा क्योंकि अनुपातिक गुणांक हम x मान लिए हैं। तीसरा कोण c 5 है तो 5x हो जाएगा। मतलब पहला कोण 2x, दूसरा 3x और तीसरा 5x। अब तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण A कितना है, 2x है, तो 2x प्लस कोण B कितना है, 3x प्लस कोण C कितना है, 5x बराबर 180। तो 2 3 5 5 10, x है तो x मतलब 10x, सबको जोड़ लिए बराबर 180। अब देखिए 10 गुना में है, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 180 बटा 10, 0 0 खलास हो गया, तो x बराबर 18। x बराबर 18 आ गया। हमको तीनों कोण का मान ज्ञात करना है, तो पहला कोण 2x है तो 2 गुना 18 36 हो गया। दूसरा है 3x मतलब 3x की जगह पर 18 54 हो गया। तीसरा है 5x मतलब 5 गुना 18 x की जगह पर 18 तो 90 हो गया। मतलब एक कोण 36, दूसरा 54, तीसरा 90, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखने में हार्ड है लेकिन है बहुत ईजी। इसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे। इसको देखिए बहुत आसान विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। आपको सिक्का तो पता ही होगा, जैसे 1 रुपया का सिक्का होता है, फिर 2 रुपया का, 3 रुपया का, 3 रुपया का नहीं होता है, 5 रुपया का। तो 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं उसके पास और कुल 160 सिक्के हैं, मतलब सिक्कों की संख्या 160 है। उसके बाद जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। आप देखिए एक 1 रुपया का है, एक 2 का है, एक 5 का है। तो सिक्के 160 हैं लेकिन उस पर एक 5 का है, 2 का है, 1 का है, कुल मिलाकर 300 रुपया है। यदि दो, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर बता रहा है, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो, मतलब 5 रुपया का सिक्का की संख्या अगर 10 होगा तो 2 कितना होगा, 3 गुना है, उसका 3 गुना 30 हो जाएगा। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है।
तो हमको 5 रुपया का अगर पता होगा तो 2 रुपया का भी आ जाएगा, और टोटल में से 5 और 2 रुपया का घटा देंगे तो 1 रुपया का भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे 5 रुपया वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो मान लेते हैं माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x। देखिए मान लिए माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x। अब 5 रुपया का सिक्कों की संख्या x हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो। मतलब 5 रुपया का अगर x है तो 2 रुपया का इससे 3 गुना, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपया का 3 गुनी है, मतलब x गुना 3। अब देखिए यहाँ पर 5 का x माने तो 2 का हो गया 3x। अब हमारे पास टोटल सिक्का कितना है 160, टोटल 160 सिक्का है, जिसमें 2 रुपये 5 रुपया वाला है, 2 रुपया वाला है और 1 रुपया वाला है। तो हमको 5 रुपया वाला मालूम पड़ गया, 2 रुपया वाला मालूम पड़ गया, 1 रुपया वाला मालूम नहीं पड़ा। अब उसको ज्ञात करते हैं। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर, चलिए इससे पहले कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक डब्बा है, इस डब्बे में टोटल 10 गेंद है, 10 गेंद है, जिसमें 2 लाल गेंद है, लाल गेंद 2 है, 2 पीले गेंद है, 3 पीले गेंद है। तो वेलो गेंद पीले जो हैं 3 है। अब उजला गेंद भी इसमें है, वाइट वाला। मतलब एक डिब्बा है जिसमें 3 कलर का गेंद है, 2 लाल है, 3 पीले हैं। तो उजले की संख्या कितना होगा? तो उजले की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल में से लाल और पीले वाले क्या करेंगे, घटा देंगे, -2 + 3। क्यों? ये दोनों जोड़ करके टोटल में घटा देंगे तो उजले वाले आ जाएंगे। तो 10 - 5 = 5, मतलब उजले गेंद की संख्या 5। तो डिब्बे में टोटल 10 गेंद था, मतलब सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी 160 है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर टोटल में से, मतलब 160 में से, अब देखिए क्या कर दिए, वाइट वाला ज्ञात करने के लिए रेड वाला और येलो वाला को जोड़ कर घटा दिए, क्योंकि ये दोनों जब जुट कर 10 वाले में घटेगा तो वाइट का संख्या आ जाएगा। तो टोटल 160 था। अब 160 में 5 रुपया वाला और 2 रुपया वाला को जोड़ करके घटा देंगे तो 1 रुपया वाला आ जाएगा। तो देखिए 2 रुपया वाला कितना है 3x, अब प्लस 1 रुपया 5 रुपया वाला x है, तो 3x + x 4x हो जाएगा, मतलब 160 - 4x। अब देखिए यहाँ पर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 160 - x। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो वीडियो को स्किप करके फिर से देखिए। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। अब देखिए 1 रुपया की सिक्कों की संख्या 2 रुपया और 5 रुपये की कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 है। 300 देखिए इसमें एक भी बार आया नहीं। अब इसका कम करते हैं प्रश्न से। कुल उसके पास सिक्का कितना है, पहले x कितना वाला है 5 रुपया वाला है, तो 5 से गुना कर दिए। फिर 3x प्लस, टोटल है इसीलिए प्लस कर रहे हैं 3x। अब ये 3x कितने रुपए वाली सिक्के है 2 रुपये वाली है, तो 2 से गुना कर दिए। फिर प्लस क्यों, क्योंकि टोटल है। अब 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 160 - 4x। ये 160 - 4x कितने रुपये की सिक्कों की संख्या है, तो 1 रुपये की, इसीलिए 1 से गुना 300 है। 5x प्लस 3x × 2 6x प्लस, अब देखिए 160 - 4x को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा 160 इकाई 160 - 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x बराबर 300। देखिए 4x 6x और 5x ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये घटेगा, ये दोनों जुटेगा। 6 × 5 = 11x - 4x बराबर 300 लिखेंगे। 300 160 देखिए प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में 160। अचर पद को भेज दिए। 11 में से 4 घटा देंगे तो 7x बचेगा। 7x बराबर 300 में से 160 घटाएंगे तो 140 बचेगा। 140 बचा, 7 गुना में है x के तो भाग में कर देंगे। x बराबर 140/7, 2 बार में देखिए कर जाता है तो 20। x बराबर 20, मतलब ये x माने थे
5 रुपये की सिक्कों की संख्या, अर्थात 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर 20। अब देखिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना माने थे, 3x है ना, 3x, तो बराबर 3x कितना आया 20, बराबर 20 दिया 60। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60। अब देखिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना माने थे, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x का मान 20 आया है, तो 20 से गुना करेंगे 20, तो 160 माइनस 20 चौक 80, 160 में से 80 घटाएंगे तो 80। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 80, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60 और 3 रुपये की सिक्कों की संख्या 20। अब देखिए टोटल जोड़िएगा तो 160 सिक्का था, पुट जाएगा, 80 और 60 को जोड़ेंगे 140 और 20 को जोड़ेंगे 160। ये हमारा आंसर हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अगर आपको सवाल समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या डबल बार वीडियो को देखें। देखिए 7 नंबर का सवाल क्या है, पिता ने अपने 3 संतानों को, मतलब कोई पिता है उनके 3 संतान हैं, तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किए। उनके पास जितना संपत्ति था अपने 3 बेटों में बांट दिए, जिसमें 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं संपत्ति को, और अपने लिए 1 लाख रुपया रखते हैं। मतलब उनके पास जितना संपत्ति है उनमें से 1:2:3 के अनुपात में अपने पुत्रों को बांट देते हैं और टोटल संपत्ति में से 1 लाख अपने पास रख लेते हैं। यदि उनकी पास उसकी कुल संपत्ति 2 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्सा मिला। अब देखिए उनके पास टोटल 2.5 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया अपने पास रख लेते हैं, तो 2.5 लाख से 1 लाख घटा देंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा, और 1.5 लाख में अपने 3 संतानों को अनुपात में विभाजित करके बांटता है। तो सबसे पहले अनुपात है तो मान लेंगे, माना कि अनुपात का गुणांक बराबर x, मान लिए अनुपातिक गुणांक x। अब उनके पास 3 संतान था, तो प्रथम संतान, द्वितीय संतान, तृतीय संतान। देखिए तीनों को अनुपात में दिया है, प्रथम संतान को 1 अनुपात में, दूसरे को 2 अनुपात, तीसरे को 3 अनुपात। 1 अनुपात में दिया है तो 1x, दूसरे को 2 अनुपात में दिया है तो 2x, तीसरे को 3 में दिया है तो 3x। इस अनुपात में दिया है 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात में। अब उनके पास कुल 2.5 लाख रुपये कुल संपत्ति। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से कुल संपत्ति 2.5 लाख है, तो कुल 2.5 लाख, 2.5 लाख संपत्ति उनके पास है, जिसमें 1 लाख अपने पास रखते हैं। मतलब 1 लाख को छोड़कर 1.5 लाख बचता है, उसको विभाजित बांटते हैं। अब 2.5 लाख में 1 लाख अपने लिए रखते हैं तो माइनस 1 लाख, तो कितने बचे, 1.5 लाख बचे, 1.5 लाख। मतलब 2.5 लाख थे, 1 लाख रख लिए, 1.5 लाख बचे। अब 1.5 लाख में तीनों संतानों के बीच में बांटते हैं, तो तीनों संतानों टोटल करते हैं x + 2x + 3x। मतलब तीनों संतानों मिलाकर बांटते हैं, तो तीनों संतानों को जोड़ लिए, 3x बराबर कितने टोटल रुपये हैं, 1.5 लाख। क्योंकि 2.5 लाख थे तो 1 लाख अपने पास रख लिए। अब देखिए तीनों में विभाजित करते हैं तो x 2x 3x जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6x बराबर 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो देखिए 6 गुना में है, उसको भाग में भेज देते हैं x के गुना में, तो x बराबर 1.5 लाख को पूरे लाख में लिख लेते हैं, तो 1,50,000। देखिए इकाई दहाई से 11,000 10,000 लाख, तो 1.5 लाख हो गया। अब 6 भाग में आ जाएगा बटे 6, 6 से भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद 6 दूना 12, 6 पंचे 30, टोटल 25,000 बार में कट जाता है। मतलब x बराबर 25,000। तो x कौन था, पहले संतान था 1x, मतलब 25,000 गुना 1 तो 25,000। पहले संतान को 25,000, दूसरे संतान 2x थे, मतलब 2 गुना 25,000 बराबर 50,000। दूसरे संतान को 50,000 दिए। अब तीसरे संतान 3 गुना x थे, x का मान 25 आया तो 25 दिया, 75,000। तीसरे संतान को 75,000 रुपये दिए।
और टोटल कीजिए तो 75,000 और 25,000 1,00,000, 1,50,000, टोटल 1.5 लाख रुपये थे और 1 लाख अपने पास रख लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 8, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणज को समझते हैं। गुणज जैसे कि आपको 11 का टेबल आता होगा, 11 इकाई 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो ये गुणज इसका हो गया। लेकिन लगातार गुणज मतलब जैसे कि एक बार गुना किए तो 11, 2 बार गुना किए तो 22, 3 बार तो 33, ये लगातार आना चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि 11 का प्रथम गुणज बराबर x। देखिए मान लीजिए माना कि 11 का प्रथम गुणज x। अब दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज जो है x प्लस 11। क्यों? क्योंकि पहला अगर x है तो दूसरा उससे 11 अधिक होगा, क्योंकि 11 ये कैसे हुआ उसको समझते हैं। देखिए अगर 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11, फिर 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 और 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33। यहाँ देखिए इससे ये 11 अधिक है, इससे 11 ये अधिक है। तो प्रथम गुणज अगर x होगा तो दूसरा x से 11 अधिक, जैसे कि यहाँ 11 प्रथम गुणज है तो दूसरा 11 अधिक है ना। तो 11 का प्रथम गुणज x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 11, इससे 11 अधिक। अब दूसरा जब x प्लस 11 है तो तीसरा क्या होगा, ये दूसरे से 11 अधिक। दूसरा x प्लस 11 था तो एक 11 और जोड़ दिए। 3 गुणज पूछा लगातार तो 3। देखिए पहला 11, दूसरा 11 से 11 अधिक और तीसरा दूसरे से 11 अधिक। 22 से देखिए 33 से 11 अधिक है, तो मान लीजिए अब तीनों गुणजों का टोटल योग 231 है। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से तीनों गुणजों का, तो x प्लस 11 ये लिखे, फिर अब ये लिखेंगे x प्लस 11 प्लस 11 कितना है 231। अब देखिए जोड़ लेते हैं, एगो x एगो यहाँ एगो यहाँ, 3x हो गया प्लस 11 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 बार 11 है तो 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 11 33 बराबर 231 आया। 33 यहाँ प्लस में है, उधर भेजेंगे अचर पद माइनस में जाएगा, तो 3x बराबर 231 माइनस 33। ये देखिए 33 उधर चला गया माइनस में। अब 3 गुना में है तो इसको भाग में कर देंगे, x का मान आ जाएगा। x बराबर 231 में से 33 को घटाएंगे तो 198 आएगा। 3 गुना में था, भाग में आ गया। अब इससे इसमें भाग देते हैं तो 66 बार में कट जाता है। हमारा x बराबर आ गया 66। ये x किसको माने थे, प्रथम गुणज को माने थे। मतलब प्रथम गुणज जो है, प्रथम गुणज x बराबर 66 आ गया। अब द्वितीय गुणज कितना माने थे, द्वितीय गुणज x प्लस 11 था, x प्लस 11 मतलब x कितना आया, x आया 66, तो 66 प्लस 11 77। तीसरा गुणज कितना माने हैं, तीसरा गुणज माने हैं x प्लस 11 प्लस 11, x कितना आया 66, तो प्लस 11 प्लस 11। देखिए 11 11 है 2 बार, तो 66 में 11 11 22 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। को पहले से बताए थे कि पहला गुणज अगर 11 होगा दूसरा 22, और दूसरा जो है पहले से 11 अधिक, और तीसरा जो है दूसरा से 11 अधिक, फिर चौथा जो आएगा तीसरा से 11 अधिक। जैसे कि यहाँ देखिए प्रथम गुणज 66 आया तो दूसरा इससे 11 अधिक 77 आ गया, और तीसरा इससे 11 अधिक 88 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कहीं संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना नामक विद्यालय है, वहाँ पर कोई बाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें टोटल देखिए 100 छात्र के बीच कलम बांटा गया। मतलब कुल छात्रों की संख्या 100 है, और 100 छात्रों के बीच में बाल मेला हुआ तो
उसमें अगर बाल मेला होगा तो कुछ विजेता छात्र होंगे और कुछ उपविजेता छात्र होंगे। तो विजेता छात्र को 1 कलम, देखिए यहाँ पर बताया गया है, विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर, मतलब जो उपविजेता हैं उसको 1 कलम दिया जाता है, विजेता को छोड़कर 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्र के बीच में कुल 120 कलम बांटा गया तो विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। जो पूछा गया उसी को मान लेते हैं। अब देखिए मान लेते हैं, माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x। देखिए मान लीजिए विजेता की संख्या x है। अब यहाँ पर आप देखिए कुल 100 छात्र हैं, तो विजेता अगर x है तो उपविजेता कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। इसको अगर नहीं समझे तो यहाँ पर देखिए हम समझाते हैं आपको। अगर मान लीजिए कुल 100 रुपया है राम और श्याम के पास, राम और श्याम के पास 100 रुपया है। अगर राम के पास 25 है तो श्याम के पास कितना होगा, 100 माइनस 25 मतलब 75। तो राम के पास 25 था तो टोटल में से 25 माइनस कर दिए तो टोटल विद्यार्थी की संख्या, विजेता की टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100 था। अगर विजेता की संख्या x है तो उपविजेता की संख्या 100 माइनस x। अब ये तो हो गया। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, कुल मिलाकर 120 कलम बांटा गया। तो कुल मिलाकर मतलब विजेता को भी और उपविजेता को भी दोनों मिलाकर के 120 कलम बांटा गया, तो 120 लिख दिए। दोनों मिला, कुल मिलाकर बोला इसीलिए प्लस किए 120। अब ये x जो है विजेता है, विजेता को 2 कलम दिया गया। अब देख सकते हैं विजेता को 2 कलम विजेता को एवं विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को 1 कलम। विजेता ये x है तो इसको 2 कलम दिया तो 2 से गुना, ये उपविजेता है इसको 1 कलम तो 1 से गुना। अब देखिए 2 को x से गुना करेंगे 2x, और 100 माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो 100 माइनस x। टोटल कलम 120 था तो 120। अब सॉल्व करते हैं। 2x में से ये 1x चला जाएगा, जैसे देखिए 2x माइनस x है तो माइनस x कर देंगे, बराबर 120 है। ये देखिए प्लस में 100 था तो उधर चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 100 में से ये x घटेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये देखिए अचर पद है और ये चर पद है, इसका घटाव संभव नहीं है। तो 100 प्लस में है उधर भेज देंगे तो माइनस में आ गया 100। 2x माइनस x, यहाँ प्लस में 100 था उधर भेज दिए। 2x में से x जाएगा तो x बराबर 120 में से 100 जाएगा तो 20। x क्या था, विजेता की संख्या था, तो विजेता की संख्या कितना हो गया 20 हो गया, विजेता की संख्या 20। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखिए दोनों की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। यहाँ देखिए रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ रवि का उम्र मान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब रवि का उम्र अगर 5 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र 15 वर्ष मतलब 20 वर्ष। देखिए रवि की उम्र जितना है उसके पिता की उम्र उसके 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, इसीलिए हम मान लेते हैं, माना कि रवि का वर्तमान उम्र x है। अब रवि का वर्तमान उम्र x है तो रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि का x है तो x, पिता की उम्र 3 गुने है तो 3 से गुना कर दिया, 5 वर्ष अधिक है तो 5 जोड़ दिए। मतलब रवि की पिता का उम्र रवि के 3 गुने से 5 अधिक है। कितना हो गया 3x प्लस 5। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में बोल रहा है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद तो रवि 5 वर्ष बाद पहले x देते हैं। बोल रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष जब बाद होगा तो रवि का उम्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, उसके पिता का भी उम्र बढ़ जाएगा। तो रवि की उम्र में 5 वर्ष जोड़ देते हैं। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का योग, मतलब उसके पिताजी का भी उम्र, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग। देखिए 3x प्लस 5 उनके पिता का उम्र था तो 3x प्लस 5। अब इसमें भी 5 जोड़ेगा क्योंकि 5 वर्ष जब होगा आगे बढ़ेगा तो रवि का भी उम्र बढ़ेगा, उसके पिता का भी उम्र बढ़ेगा। तो दोनों में 5 5 जोड़ दिए, दोनों का योग 47 हो जाता है।
47 लिख दिए। जैसे कि मान लीजिए आपका उम्र अगर 10 साल है, आपके पिताजी का उम्र अगर 30 साल है, तो 5 वर्ष बाद दोनों का ना उम्र बढ़ेगा। आपका 15 हो जाएगा, पिताजी का 35 हो जाएगा, दोनों में 5-5 बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद दोनों में 5-5 बढ़ा है, 5-5 बढ़ा है, तो x + 5 प्लस देखिए 3x, अब प्लस 5-5 10 हो जाएगा, तो 3x + 10 बराबर 47। अब देखिए यहाँ पर x और 3x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, और 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 बराबर 47। अब देखिए ये 15 उधर जाएगा माइनस में, तो 4x बराबर 47 - 15। तो 4 गुना में है, x का मान ज्ञात करने के लिए भाग में चला जाएगा। 47 से 15 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, और 4 गुना में था, भाग में 8 बार में कट जाता है। x बराबर 8। x किसको माने थे? रवि की वर्तमान उम्र। तो रवि की वर्तमान उम्र x आया मतलब 8, और उनके पिताजी का वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान आयु जो है 3x + 5 है। देखिए 3x + 5 है, तो 3x + 5, तो 3x कितना आया, x 8 आया, तो 8 + 5, 8 × 24, 5 29, 29 आ गया। तो ये हमारा 29 उनके पिता का उम्र, और ये रवि का उम्र 8। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन जो था 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, और पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। और अगले वीडियो के लिए आप चैनल पेज पर जाकर उसको सर्च करें। धन्यवाद।